हेलो। हेलो। आप सभी वेलकम का बैक। स्वागत है एक और एपिसोड में। और हम फिर 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते दो बाद हफ्ते बाद दो दो हफ्ते बाद हाँ। थोड़ा कम गया था इस बार। हाँ, इस बार गैप थोड़ा कम हाँ, है। क्या करें। ज्यादा रेगुलर है हम हाँ पहले से। हाँ, इम्प्रूवमेंट की तरफ हाँ, देखते हैं। महीने में एक बार से अच्छा है 2 हफ्ते में एक बार। तो आज फिर से हम्म वापस आए हैं हम। हम्म, किताब पे चर्चा है ना। किताब पे चर्चा लेके। बिकॉज ऑब्वियसली हमने किताबें पढ़ तो ली थी कुछ हाँ, एक दो पर और शायद बात नहीं वक्त कर। इसमें भी लग गया ना कि वो कंप्लीट करने में। हाँ, हाँ वो भी। और फिर एक किताब पढ़ी जो मुझे लगा कि हाँ, कैसे मैं बात करूंगा इस पे हाँ, वो फिर। थोड़ा सा थोड़ा। माइंड सेट किया कि हाँ, हाँ, ठीक तो है। आज फिर हम आए हैं पर अच्छी अच्छी 2 किताबें लेके। हम्म। और टू बी प्रिसाइज, फिलोसफी और पॉलिटिक्स पे 2 किताबें हाँ, हैं। बिल्कुल। तो कौन शुरू शुरू करेगा। करते हैं। मैं शुरू करूँ। ठीक है, हाँ। ठीक है। तो मेरी जो किताब है जो मैं आज लाया हूँ इसका नाम है डेमोक्रेसी ऑन द रोड बाय रुचिर शर्मा। हम्म। ठीक है। रुचिर शर्मा कौन है? तो रुचिर शर्मा एक इन्वेस्टर है हम्म। जो इंडियन है, इंडियन बॉर्न है। और इनके पिताजी और इनके दादा ये सब मतलब क्या कहते हैं, डीएम रह चुके हैं, एसडीएम रह चुके हैं, हम्म। अच्छी अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे। कोई इनके नाना जज थे जयपुर में हाई कोर्ट के। तो हम्म। अच्छी मतलब बहुत अपर फैमिली से आते हैं। और ये इन्वेस्टर है। यूएस से न्यूयॉर्क वगैरह में फंड मैनेजमेंट करते हैं। और कभी कभी न्यूज़पेपर्स के लिए कॉलम भी लिखते हैं जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल या फिर फाइनेंस क्या उम्र इकोनॉमिस्ट। होगी आपकी? 40 के आसपास ही होंगे। अच्छा, फिर तो यंग ही है। हाँ। लुक्स। हम्म। हाँ। तो रुचिर शर्मा की जो किताब है डेमोक्रेसी ऑन द रोड। अब पहले सवाल आता है कि ये फाइनेंस इन्वेस्टर हाँ। कहाँ से पहुंच गया पॉलिटिक्स में। तो एक्चुअली ये पहले न्यूज़पेपर में काम करते थे। और न्यूज़पेपर के लिए ये इलेक्शंस वगैरह जो डिपार्टमेंट होते थे उसमें काम करते थे एज अ टीनेजर, बहुत स्टार्टिंग से 19-20 की उम्र से ही। तो इन्होंने ये जो। बूथ लेवल पे जो इलेक्शंस का हाँ काम हाँ धाम हाँ संभालते हैं, हाँ हाँ। हाँ, वो उसमें न्यूज़पेपर के लिए। तो अच्छा। जाके सर्वेज करना हम्म। ये सब काम करते थे। और इन्होंने ही ये क्लेम करते हैं कि मैंने ही अपनी टीम, मैं और जैसे राजीव शुक्ला और ये सब हम्म। बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं इनके साथ मैंने ही पहली बार शुरू करा था ये एग्जिट पोल। एग्जिट पोल लेना या हम्म। फिर पब्लिक ओपिनियन लेना हम्म। इलेक्शन से पहले। तो इस ये इनका पहला काम है ये, नहीं, इसके अलावा भी और या किताबें पहले से हैं। कहीं काम करके आ चुके थे? नहीं, इनकी लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं नहीं, वो वहीं शुरू करा वहीं था। शुरू करा था? अच्छा, मुझे लगा ना कहीं ये आइडिया देख के आए हो कि नहीं नहीं पब्लिक नहीं। ओपिनियंस और। हाँ, मतलब अमेरिका में होता था। हाँ। तो हो सकता है यहाँ पे भी, बट हम्म। हाँ जैसे एक चीज़ है इस किताब में कि अमेरिका में जो पब्लिक ओपिनियन होता है उसका ऐसा होता है कि 10,000 लोगों का पब्लिक ओपिनियन ले लिया और वो एक्यूरेट आपको रिप्रेजेंटेशन दे देता है कि अमेरिका में इस बार प्रेसिडेंट कौन बनने वाला हम्म। है। इंडिया में वो पॉसिबल नहीं है कि आप 1 लाख लोगों का भी 10 ओपिनियन ले लो। लाख से भी उतना फर्क नहीं हाँ, पड़ेगा। क्योंकि एक तो डाइवर्सिटी इतनी है, हाँ। एरिया एरिया में लोग बटे हैं, फिर रिलीजन पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, करेक्ट। बिलीव्स में। और फिर कुछ लोग झूठ बोलते हैं। हमारे हाँ। हमारे यहाँ हाँ। पे एक प्रॉब्लम ये भी है, लोग झूठ बोलते हैं ओपिनियन हाँ, वो पोल्स फिर पे। उसमें है ना कि कैसे पूछते, हाँ ये, पूछने हाँ का। हाँ हाँ। हाँ। तो ये इंडिया में बहुत मुश्किल है इन्होंने बताया था। हम्म। और इसलिए इंडिया में जो स्विंग वोट होता है 7-7% चला जाता है, 8-8%, 10-10%। स्टेट्स यूपी वगैरह में तो 12-12, 15-15% सही परसेंट बात चला है। जाता है। मतलब वोट जो पहले भाजपा का था तो कांग्रेस का हो गया, हो गया, कांग्रेस हाँ। का तो भाजपा हो गया, किसी और पार्टी का। किन्हीं वजहों से, जो हाँ। स्विंग हो जाते हैं, हाँ। हाँ। तो इंडिया में बहुत ज्यादा है हर पार्टी के। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, इस किताब का पूरा बैकग्राउंड ये है कि ये 25 साल इंडिया में जो इलेक्शन लड़े गए। हम्म। तो 94 से लेके हाँ 94 से लेके 2020, मतलब सॉरी 1988 से लेके अच्छा, 2020 तक का है इसमें सारा मतलब ले। लिखा मिसेस 25 साल है। गांधी के बाद हाँ से हाँ, राजीव गांधी के टाइम राजीव गांधी के टाइम से, से हाँ। लेके मोदी जी का सेकंड टर्म हम्म। स्टार्ट होने से पहले तक हम्म। है इसमें। अच्छा, सोनिया गांधी को मिसेस गांधी नहीं कहते ना? नहीं नहीं, शायद पता नहीं, कहते होंगे कुछ लोग। अच्छा, मैंने ऐसा कहीं कभी। सुना है कहीं वैसे। कोई हाँ बड़ा साई दीपक शायद हाँ कहीं बोल रहा था, तो भी उसने ये कहा कि अच्छा, मैं मिसेस गांधी तो नहीं कहूंगा शायद। पता नहीं, ऐसा ऐसी कोई बात थी। उसको थोड़ा कंट्रोवर्शियल आदमी हाँ है हाँ उस पे। हाँ। छोड़ो, बाद में क्यों ठीक है। रिस्क ले हम। ठीक है। तो 25 साल का इसमें इंडिया। और इसमें मैं कुछ किस्से किस्से नहीं, मैं कुछ फैक्ट्स जिसमें है, हम्म। कुछ अच्छी चीज, इंटरेस्टिंग चीजें। जैसा एक जो सबसे इंटरेस्टिंग है इसमें कि इंडिया में लोगों से ओपिनियन कैसे लेते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। अगर आप किसी से पूछ रहे हो आप किसको वोट दोगे, वोट तो दोगे, वो हाँ। कैसे पूछना, हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन इंडिया में। तो इन्होंने 2 तरीके लिखे हैं मुझे।
पहला है कि आप कभी भी किसी को ये नहीं बताओगे कि मैं अंग्रेजी जर्नलिस्ट हूँ और अंग्रेजी में बात नहीं करोगे, हिंदी पत्रकार बोलना है खुद को बिल्कुल। और आम इंसान की तरह, और झोला उसे टांग के हाँ झोला, और उसे विश्वास दिलाना है कि भाई मैं तुम लोगों लोकल के पार्टी बीच, का हाँ आदमी नहीं हूँ हाँ और हाँ, मैं तुम जैसा ही हूँ, तुम मैं तुम्हें जैसा ही। पिटवाऊंगा नहीं अगर तुम करेक्ट। दूसरी पार्टी का नाम लेगा। ठीक है, पहला तरीका ये है। और दूसरा तरीका उसमें भी ये है कि लोग बोलते हैं कि जिसकी हवा चल रही है, किसकी हवा चल रही है? जिसकी, हाँ कहते हैं जिसकी तरफ सबकी हवा है हाँ, मैं भी उधर ही वोट दे रहा हूँ। या फिर लोग बोलते हैं जो जो सरकार अभी पावर में है उसकी तारीफ करते हैं कि नहीं नहीं अच्छा है, इसी दे देंगे, क्या दिक्कत है ना। तो ये सब होता है अगर आपको यहाँ से बचना होता है। और दूसरा उन्होंने बताया था तो अजीब, थोड़ा शायद लोगों को कंट्रोवर्शियल लगे या सही ना लगे, वो लोगों की मर्जी है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। उन्होंने कहा कि आप जब भी किसी से ओपिनियन ले तो उससे पहले उसका पूरा नाम पूछे। हाँ, बहुत बड़ा हिंट है ये। हाँ, पूरा नाम पूछे, वो अपना पूरा नाम, जैसे मुझसे कोई ओपिनियन पूछ रहा है तो मेरा नाम पूरा गौरव गर्ग, फिर जो मैं पॉलिटिकल ओपिनियन दूंगा वो उस नाम के अच्छा, अराउंड है। ये चीज ना जैसे यूपी बिहार में लोगों के डीएनए में है ये चीज। तुम्हें याद है अच्छा। एक दिन हम यहाँ खड़े थे पटेल पे, तो हम उससे बात कर रहे थे, तो मैंने उसे कहा, उसने अपना नाम बताया, तो मैंने कहा कि अच्छा एक बार पूरा नाम बताइए अपना। हाँ याद है वो जो हाँ बिहार का था, कुर्मी हाँ बता रहा था हाँ अपने आप को, हाँ है ना? हाँ। तो हाँ ये वो फिर होता है क्योंकि वो उसने बताया था कि अगर मान ले कोई पर्टिकुलर कास्ट का है और सीएम भी उसी कास्ट का है, तो मुझसे पूछोगे कौन जीत रहा है तो वो तो हाँ, बोलेगा हाँ साहब जीत रहे हैं। सही बात है। पर वो एक्चुअली में सही एग्जिट पोल नहीं है या सही ओपिनियन पोल नहीं है, क्योंकि वो तो चाहेगा। अच्छा, और एक और इसमें तरीका ये है ना कि जैसे कोई जर्नलिस्ट बात कर रहा है, जैसे मैं तुमसे आया बात करने के लिए, तो शुरुआत के ही 30 सेकंड या 1 मिनट में अगर मैं तुम्हें ये कन्विंस कर लूँ, मैं ये जान सकूं तुम्हारी बातों से कि तुम किस पार्टी की तरफ इंक्लाइंड हो, और फिर हाँ मैं ये हाँ तुमसे कहूँ, कह रहे हम भी तो इसी पार्टी के हाँ हैं, हाँ हम भी तो इसी को समर्थन देते हैं, तो ज्यादा चांसेस है ना कि तुम सच बोलोगे कि हाँ जीत तो यही रहे हैं। अच्छा, इस किताब में एक और इंटरेस्टिंग बात ये लिखी थी कि इंडिया में 1952 तक या 1952 तक शायद, हाँ इंडिया का फर्स्ट पोल 1952 में हुआ था। तब इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन चलता था, तो सब स्टेट इलेक्शन और सेंट्रल इलेक्शन एक साथ होते थे, इस किताब में लिखा है। पर वो फीजेबल नहीं था क्योंकि बार बार सरकारें गिरती रहती थी बीच में, क्योंकि यहाँ गठबंधनों पे सरकार बनती है। ठीक है, हाँ। जो कुछ लोगों के हिसाब से ठीक है, कुछ लोगों के हिसाब से गलत है, बनती है तो वो पॉसिबल नहीं है आप वन नेशन वन इलेक्शन कर सको, क्योंकि 10 साल में सरकारें गिरने लग जाएंगी और रैंडम डेट्स आने लग फिर से चर्चा में है हालांकि वन नेशन वन हाँ इलेक्शन। हाँ, पर इस किताब में लिखा है कि उसका कोई फायदा नहीं है। और क्या बताऊं इस किताब में मैं आपको। कोई खास किस्सा हो? खास किस्सा, हाँ इन्होंने ये बताया कि साउथ में इंडिया, नॉर्थ इंडिया से ज्यादा साउथ इंडिया में इलेक्शन को लेके फ्रेंजी है, पागलपन है। अच्छा। तो ये बता रहे थे कि जैसे इंडिया में क्या, नॉर्थ इंडिया में क्या ऑफर करते हैं, बिजली, पानी, सड़क। साउथ इंडिया में ऑफर करते हैं मिक्सर ग्राइंडर, टीवी। अच्छा, क्योंकि बेसिक सब है ना उनके पास। हो सकता है, हाँ इस वजह से वहां पे, क्योंकि वहां पे जैसे तमिलनाडु का इसमें लिखा हुआ है मेजरली, तो तमिलनाडु में 2 गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती थी, AIADMK और DMK। तो दोनों के जो लीडर थे जयललिता और करुणानिधि, दोनों फिल्मों से रिलेटेड थे। जयललिता जी बहुत बड़ी फिल्म स्टार थी और करुणानिधि जी बहुत बड़े फिल्म मेकर, एक्टर, डायरेक्टर सब रहे हैं ना। तो इनमें शफल होता रहते थे, 5 साल ये रहती थी, 5 साल ये रहते थे। तो इनका इतना बड़ा फ्रेंजी होता था जब ये बस से निकलते थे ना पोल के लिए, तो ये अपना और भी ऐसा लार्जर देन लाइफ बनाते थे। तो लोग बसों के सामने लेटते हैं, माथा टेकते हैं, लोग तारीफ करते हैं, देखो हमारे नेता कितने गोरे हैं, ये मैडम कितनी गोरी हैं, साहब कितने गोरे हैं। अच्छा, वहाँ पे ये भी चलता है, इस किताब में लिखा है, मतलब 2008 तक तो इस किताब में लिखा है कि ऐसा होता है वहाँ पे, कि वो नेता को इस बात पे वोट देते हैं कि वाह क्या गोरा है, कितना खूबसूरत स्किन है इसकी। शायद सोनिया गांधी का भी इसमें हालांकि जिक्र है ना, इसी कॉन्टेक्स्ट में कि क्योंकि ज्यादा समर्थन उन्हें मिला, हाँ इस वजह से कि हाँ ये लिखा है कि जैसे सोनिया गांधी क्योंकि बाहर से थी, इटालियन थी, है ना, तो वो जब इंडिया आई तो उनका पॉलिटिक्स में इतना आराम से बैठ जाना, इतना अच्छी तरीके से बैलेंस कर लेना, लोगों को एक्सेप्टेंस हो जाना सोनिया गांधी का, पार्टी के लोगों का भी और जनरल पब्लिक का भी, वो इस वजह से है क्योंकि वो गोरी है। अगर वो एशियन दिखती होती, मतलब ईस्टर्न कंट्रीज जैसा, तो हो सकता है उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता। और कुछ लोग उनकी तारीफ भी करते हैं कि वो बाहर से आकर और इतना जल्दी उन्होंने पैठ बना लिया भारत में, हाँ इंडियन पॉलिटिक्स समझ गई, जो कि बहुत आसान नहीं होता है। हाँ वो भी वेस्टर्न एकदम नेशन सा ना, इटली जैसे, और खासकर नॉर्दर्न पॉलिटिक्स जहाँ की
सब कोई सब राजनेता है अपने आप में, हर चौराहे पे खड़ा आदमी हाँ अपने आप को नेता समझता है हाँ। और एक ओपिनियन रखता है हमेशा सरकार के लिए। इस किताब में सोनिया गांधी जी से रिलेटेड एक और कहानी है कि इन मतलब ये मुझे ना इस तरीके से लग रहा था कि वाह वाह नहीं, मतलब क्या लाइफ है, मतलब इतना सब कुछ कैलकुलेटेड होता है इनकी लाइफ में। तो था कि जब वो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं किसी रैली पे जाने के लिए, तो वो हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद किससे हाथ मिलाएंगे, किससे हाथ नहीं मिलाएंगे, किससे कितनी सेकंड बात करेंगे, वो सब पहले से वेल कैलकुलेटेड होता है। अच्छा, मतलब जो हम देखते हैं टीवी पे वो रैंडम नहीं है। हाँ, अगर वो किसी का हाथ पकड़ के कोई पॉलिटिशियन खड़ा है तो वो पहले से कैलकुलेटेड है कि आपको इस तरीके से इसका हाथ पकड़ना है इतनी देर। तो उस पॉलिटिशियन को ये बात पता है कि मेरा हाथ इतनी देर तक, नहीं। तो इनको मैनेज करना है 30 सेकंड कैसे भी उसके साथ, हाँ कुछ भी बोल के, हाँ, हालचाल पूछ के। अब ये भी है ना कि अगर ये छोटे पॉलिटिशियन है और आप बड़े पॉलिटिशियन, अब मतलब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है या सीएम कैंडिडेट है और एक एमपी एमएलए या फिर कॉर्पोरेटर लेवल का आदमी है, अगर आप उसके बगल में उसका हाथ पकड़ के तो वो तो खड़ा ही रहेगा ना जितनी देर आप रखोगे। वो आप 5 सेकंड में उसे छुड़ा दोगे या फिर 30 सेकंड में उसका हाथ पकड़, वो तो खुशी खुशी। तो ये होता है, इसका रीजन जो लिखा था वो ये था कि एक्चुअली ये होता है कि कुछ लोग इन कनेक्शंस को गलत तरीके से यूज कर सकते हैं। इस किताब में ऐसा लिखा है कि अगर मान लीजिए कोई खराब आदमी है पर उसी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट है, सोनिया मतलब कोई बड़ी पॉलिटिशियन आए, उनसे हाथ मिलाया, बहुत देर बात कर ली, तो हो सकता है ये पब्लिक के सामने उसका गलत इस्तेमाल करके देखो हमारी तो पहुंच कहाँ तक है, और किसी तरीके का एक्सटॉर्शन वगैरह ना हो। हाँ, अच्छा एक सवाल आ रहा है मेरे मन में, इस किताब पढ़ते एक तो मेरे को ये किताब के बारे में बात करते हुए डर लग रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नाम अवॉइड करूं। हाँ, वो मैं देख रहा हूँ तुम कर रहे हो नाम अवॉइड। खैर, एक सवाल आ रहा है कि किताब पूरा तुमने किताब पढ़ी पूरी, तुम्हें क्या लगा कि जो रुचिर शर्मा है इनकी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है? जैसे कहीं कहीं निकल के आई होगी ना बीच बीच में बातें। ये कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिज्म में बिलीव करता है, पर किसी वजह से पता नहीं क्या है इनके अंदर जो ये गांधीवाद में बिलीव करते हैं। पर कैपिटलिस्ट स्टिल गांधीवादी। हाँ, इनके अंदर मुझे फील होता है कि गांधी फैमिली के लिए बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर है। ये किताब में पूरा टाइम मुझे ऐसा फील होता है कि ये डिफेंड कर रहा है हर चीज को कि नहीं गांधीवादी, गांधी परिवार के लिए या कांग्रेस की आइडियोलॉजी के लिए? गांधी परिवार के लिए, सिर्फ गांधी परिवार के लिए। ऐसा लगता है कि थोड़े से ज्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, हर चीज को इतनी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है जितना आप दे रहे हो मुझे हर बात पे। चोर के डाढ़ी में तिनका जैसा कुछ हाँ, हो सकता है। हाँ, मतलब मेटाफर के तौर पर कहा ही जाता है। हाँ, तो वैसा कुछ है। और क्या बात कर सकते हैं इस किताब पे, पर मैं मतलब ये बोलूंगा कि अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स में इंट्रोडक्शन चाहिए तो बहुत बढ़िया किताब है। हाँ, एक और तुमने जिक्र किया था अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, कुछ कहते हैं कि उनका प्रभाव कैसे रहता था स्टेज पे जाते थे। तो ये अच्छा, ये था उनका कि जब वो अपने टॉप पे थे अपने करियर के 90s में, जब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे वो पॉलिटिकली, तब ये था कि उनके बारे में कहा जाता था कि बहुत वेटी और बहुत कमाल वक्ता थे, हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ थी। तो जो हिंदी बेल्ट था वहां पे जब वो भाषण देने जाते थे तो बहुत लोग सिर्फ उनका भाषण सुनने जाते थे, जिस तरीके से वो बोलते हैं, जो मजा आता है, जिस तरीके वो जोक्स करते थे, ह्यूमर बहुत अच्छा था। तो इसके लिए बहुत लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुनने जाते थे और इसी वजह से वो इतने प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन थे। वहीं कुछ पॉलिटिशियन सेम पार्टी में ऐसे थे जो वैसे तो हायर लेवल्स पे थे पर पब्लिकली उनकी इतनी कभी वो नहीं रही पकड़, मतलब लोगों ने वोट नहीं देते थे, लोग उनके साथ रहते थे, उनकी रैली में जाते थे, पर उनके नाम पे वोट नहीं पड़ता था बहुत, पर अटल बिहारी जी के नाम पे वोट पड़ता था। जैसे अभी मैं थोड़े दिनों पहले सुन रहा था, उनको पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं अभी बिहार में, प्रशांत किशोर जी, तो वो कह रहे, कुछ लोगों का नाम ले रहे थे कि कुछ लोग, और उनको पॉटेड प्लांट कह रहे थे कि वो खुद से नहीं स्ट्रगल करके जब उगे हैं, वो पॉटेड प्लांट है, उनको टाइम टाइम पे वाटर, फर्टिलाइजर सब कुछ प्रोवाइड किया गया, कंफर्ट जोन में रहे। तो कह रहे थे कि उन लोगों का नाम तो बहुत बड़ा है, पर अगर सिर्फ वो चुनाव में उतर जाए बिना किसी फेस के, अपने फेस पे उतर जाए, अच्छा, अपनी फैमिली के बैकिंग पे, अपने चेहरे पे कि मैं कैंडिडेट हूं और मेरे प्रभाव से मुझे कितने वोट मिलते हैं, अगर ये देखना हो उन्हें, तो कुछ नहीं मिलेगा, जमानत जब्त हो जाएगी। उनके अपने चेहरे पे कोई वोट नहीं मिलेगा, वोट मिलता है दूसरे चेहरे पे, वो पपेट्स हैं। अच्छा, एक और बात इस किताब में गांधी परिवार के बारे में तो बहुत सिंपैथेटिक व्यू रखते ही हैं, बहुत फेवर रखते हैं, राहुल गांधी से तो बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, क्या बात है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ये ना बोलो कि 2 इलेक्शन हारी कांग्रेस, 14 भी हारी, 18 भी हारी, बहुत बुरी तरीके से हारी,
और आप जो हेड कैंपेनर थे उनको आप क्रिटिसाइज ही ना करो कि आप बोलो कि नहीं उसकी गलती, मतलब आप कभी क्लियर बोल ही नहीं रहे हो कि इसकी गलती है यहाँ। अच्छा, मतलब खुले शब्दों में कभी नहीं मान रहे, बल्कि उनकी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने हर जगह घूमे अगर मतलब अगर इतना ग्रेविटास पे काम होता तो वोट में रिफ्लेक्ट सही होता ना बात कुछ है, ना हाँ कुछ, बिल्कुल but बिल्कुल। नहीं हुआ। तो मतलब जो काम कर रहे हैं वो ढंग से तो नहीं कर रहे हैं, हाँ। पता है ये ना मुझे कैसा लगता है कि इनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ना वो बहुत वैसे वहां से आती है कि वो जो लोग होते हैं ना जिनका बिलीव होता है कि सिर्फ पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले अच्छे ऊपर लेवल के क्रीम लेवल के लोग ही पॉलिटिशियंस अच्छी पोस्ट पे पहुंचने चाहिए। मुझे लगता है इनका ऐसा व्यू है पॉलिटिक्स को लेकर, जो ब्यूरोक्रेसी में बिलीव नहीं करते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक मतलब हाँ अरिस्टोक्रेसी में एक तरह से बिलीव करते हैं, मतलब हाँ। वो चाहते हैं कि मतलब जो ऐसे लोगों में बिलीव करते हैं ना कि एमएलए के इलेक्शन लड़ने के लिए भी पेपर देना पड़े आपको 90% टाइम। हाँ, इस बात पे चर्चा बहुत है कि पॉलिटिशियन बनने के लिए भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए, एक एजुकेशन। हाँ, तो ये मुझे इनका लगता है कि पॉलिटिकल व्यू है कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो अच्छा है, चाहे अरिस्टोक्रेटिक होना है, हाँ कैसा भी हो, पर वो पढ़ा लिखा है तो बेटर है। इस वजह से कुछ पॉलिटिशियन की तरफ इनका वो दिखता है हिना, सॉरी हिना कह रहा हूँ, घृणा, हीन भाव, हाँ दिखता है कि ठीक है अच्छा काम करे पर पढ़े लिखे नहीं हो आप ज्यादा, ऐसा थोड़ा सा दिखता है इस किताब में। और ये किताब के बारे में बात खत्म करते हैं एक कोट से, जो कोट राम मनोहर लोहिया जी का है, ठीक है। और वो कोट सिंपल सा है कि सरकार तवे की रोटी जैसी होती है, उसको पलटते रहना चाहिए नहीं तो जल जाते हैं। हाँ, ये बहुत पॉपुलर है राम मनोहर लोहिया का। इसके साथ हम इस किताब, चलो बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा किताब है ये। हाँ, डेमोक्रेसी ऑन द रोड बाय रुचिर शर्मा। और पता नहीं कैसे अचानक से एक बहुत आउट ऑफ अजीब बात मेरे दिमाग में आ गई, आउट ऑफ ब्लू एकदम, हाँ, कि ये पॉलिटिक्स की किताब है और हार्ड कवर है। तुमने इसे हार्ड कवर खरीदा है क्योंकि पॉलिटिक्स में जो इंटरेस्ट रखते हैं बहुत महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, है ना, जो मंडेन वर्ल्ड से बहुत जुड़े हो, जिनकी बहुत आसक्ति हो दुनिया से, पावर पोजीशन के भूखे हो, तो हार्ड कवर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। महंगी फिलोसफी फटेहार, मतलब कोई मतलब नहीं मंडेन वर्ल्ड से, सिर्फ ज्ञान से मतलब है, कोई अचीवमेंट, पावर पोजीशन, कोई लोभ, कोई वो नहीं है। तो बस पुरानी सी एक किताब लूज, क्या कहते हैं इसको, सेकंड हैंड, इसको कौन सा कवर कहते हैं, पेपर बैग, हाँ। तो बड़ा अजीब सा मुझे तो किताब को इंट्रोड्यूस, हाँ किताब मेरी किताब है सिद्धार्थ, हरमन हेस ने लिखी है, बहुत पॉपुलर किताब है। इसको उस दिन हम लोग बात कर रहे थे, इसको मैग्नम ओपस कहा जाता है हरमन हेस का। अच्छा, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी एक्सपर्ट, मतलब उसको क्या कहते हैं, मास्टरपीस, लिटरेरी मास्टरपीस ऑफ हरमन हेस, ठीक है। तो सिद्धार्थ उनमें से एक किताब है, और पहले ही हम बता चुके हैं कि फिलोसफी की किताब है। अब सिद्धार्था से पहली बार जो जहन में आती है बात वो ये है कि ये गौतम बुद्ध की किताब होगी, है ना। सिद्धार्था जो इवन लोग बेचते भी सिद्धार्था गौतम बुद्ध की फोटो लगा के, महात्मा बुद्ध की फोटो लगा के बेचते हैं कि सटल लेवल पे है तो बुद्ध की ही किताब, अच्छा, पर बताने की ये कोशिश की गई है कि नहीं, अच्छा, दूसरे की कहानी है, अच्छा, बुद्ध का जिक्र आता है इस किताब में, पर दरअसल जो प्रोटैगनिस्ट है, जो लड़का है इस किताब में जिसका नाम सिद्धार्थ है, वो है तो बुद्ध का ही एक रूप, अच्छा, है ना, बुद्ध का ही एक कह लो कि पैरेलल इनकार्नेशन, या फिर बुद्ध, महात्मा बुद्ध बट कंटेम्पररी टाइम में, ऐसा कुछ है ना। पर कैरेक्टरिस्टिक्स सारे तुम्हें बुद्ध वाले मिलेंगे। बुद्ध घर छोड़ते हैं, सिद्धार्थ भी घर छोड़ता है। बुद्ध जब सिद्धार्थ होते तभी वो घर छोड़ते हैं, सिद्धार्थ होते हैं। बुद्ध तो एक स्टेट का नाम है ना, एक मेंटल स्टेट का नाम बुद्ध है। तो बुद्ध जब सिद्धार्थ होते हैं तो घर छोड़ते हैं ज्ञान की खोज में, ये भी ज्ञान की खोज में घर छोड़ता है, ठीक है। ब्राह्मण परिवार में होता है। इसका एक दोस्त होता है गोविंदा, सिद्धार्थ का भी, यानी बुद्ध का भी एक कजन, गांव में रहने वाला लड़का है, शहर में, गांव में, अच्छा। सिद्धार्थ का भी, सिद्धार्थ का दोस्त गोविंदा रहता है। सिद्धार्थ, जब गौतम बुद्ध की बात हम करें, उनका भी एक कजन रहता है आनंद, जो हमेशा उनके साथ रहता है, ठीक है। सिमिलरिटीज देखो, है ना। बुद्ध अपना परिवार सब छोड़ के आते हैं, ये भी परिवार छोड़ के जाते हैं। बुद्ध ने कभी किसी की टीचिंग्स एक्सेप्ट नहीं करी अपनी लाइफ में, अलग अलग गुरुओं के पास गए, ऋषियों के पास गए, साधु संतों के पास गए, एनलाइटेड लोगों के पास गए, पर उनको सुन के, उनको समझकर आगे बढ़ गए। बुद्ध का ये मानना नहीं था कि कोई भी डॉक्ट्रिन जो होता है, कोई भी टीचिंग किसी का भी, वो आपको नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। वो सहायक हो सकता है, कोई भी पुस्तक, कोई भी किताब, कोई भी फिलॉसफी, कोई भी थ्योरी सहायक हो सकती है, पर
अल्टीमेट वो नहीं है, हेल्प नहीं है अच्छा जर्नी में तुम्हारे। अच्छा, मतलब अगर कोई टेक्स्ट या किसी आइडिया को आप फॉलो कर रहे हो तो वो आइडिया अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, नहीं है, एक्चुअली वो सीढ़ी है, हाँ पड़ाव सीढ़ी है, वो एक पड़ाव है, एक पेडेस्टल है, उसको क्रॉस करो। कुछ लोग वहां रुक जाते हैं। जैसे मैं किसी एनलाइटेड के पास कल जाऊं और मैं उसके महिमा मंडन में ही फंस के रह जाऊं, क्या रे गुरु जी क्या बात है, इनसे बड़ा कोई नहीं है, उन्हीं का चरण दबाते दबाते मैं बूढ़ा हो जाऊं, तो मुझे सत्य की प्राप्ति कभी नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं उनसे उनकी सारी टीचिंग्स लेके आगे बढ़ जाता, किसी दूसरे टीचर के पास जाता, उससे टीचिंग्स लेके आगे बढ़ जाता, तो मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ अपने उस जर्नी में, आगे बढ़ रहा हूँ ट्रुथ की तरफ। पर मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, वो किसी टीचर के पास जाते हैं और फंस के रह जाते हैं। और अब तो वो भी होता है ना, जोमेटो पे आते हैं ना तो गुरु जी। हाँ, अब तो जोमेटो पे गुरु जी आते हैं, सही बात है। जोमेटो पे हम जोमेटो का नाम लेके नहीं कह रहे हैं, हम यूट्यूब पे आते हैं ना, ऑन हाँ बिल्कुल ऑन डिमांड आते हैं, ऑन डिमांड आते हैं। अच्छा धर्म गुरु दिखने के लिए क्या काइंड ऑफ, है ना। चलो ठीक है। तो ये टीचिंग है, जो कोर टीचिंग है सिद्धार्थ की, वो ये है कि टीचिंग्स लो, आगे बढ़ो, तब तक बढ़ो जब तक विवेकानंद, उठो जागो उठो चलो, तब तक चलो जब तक मंजिल की प्राप्ति ना हो, है ना। बीच में रुकना कहीं नहीं है। विश्राम करने के लिए कहीं ठहर जाओ वो अलग बात है, थोड़ी देर के लिए रुक गए पर बढ़ते रहो। वो है ना, कोई वेस्टर्न फिलोसोफर है जो कहता है कि रुक जाना मतलब चलते रहो, भले रेंगना पड़े, अच्छा, पर चलते रहो। रुकना खराब है, रेंगना ठीक है। अच्छा, तो अगर दौड़ नहीं सकते तो रेंगो। तो ये वो है, ये तो बेसिक बात होगी इस किताब की, है ना। इंस्पायर्ड किन किन लोगों से है अगर मैं कहूँ तो फ्रेडरिक नीचे से है, जिनको पढ़ के ये इंस्पायर हुए लिखने के लिए। बर्कहार्ट से है, जैकब बर्कहार्ट से है, और शोपेनहावर से है। शोपेनहावर से है। इंडिया में अगर बात करें तो ऑफ कोर्स उपनिषद्स, उपनिषद्स की बहुत तारीफ करी है सिद्धार्थ हरमन हेस ने। उपनिषद्स की गीता से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये सब पढ़ करके देखो, अगर इसके फ्रंट उस पे कवर पे ही हम पढ़ें तो संडे टाइम्स लिखता है कि अ सटल डिस्टिलेशन ऑफ विजडम, स्टाइलिस्टिक ग्रेस एंड सिमेट्री ऑफ फॉर्म। तो डिस्टिलेशन है ये सारे, अच्छा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, ऑल मतलब फिलोसफी कह सकते हैं। आइडिया एक ही है पर बहुत स्ट्रांग है ना। आप कितने ही जैसे आप स्क्रिप्चर्स पढ़े हो, उपनिषद्स पढ़े हो, पर ये फिर भी आपको अफेक्ट करेगी, आपको थोड़ा सा झंझोड़ेगी ये किताब, है ना, क्योंकि स्ट्रांग बहुत आइडिया है इसका। इस किताब के बारे में और क्या ही बात करें, जो मेन है ना इस किताब में वो ये है कि किसी भी एक फॉर्म को अलग स्पेशल और दूसरे को कमतर नहीं मानना, ठीक है ना। क्योंकि सब तो, कुछ एक ही है। एक इसमें इंस्टेंस आता है जहां वो लिखते हैं कि मैं एक पत्थर को भी ब्रह्म मानता हूँ। तो गोविंदा पूछता है कि कैसे पॉसिबल, कैसे तुम एक पत्थर को ब्रह्म मान सकते हो। बुद्ध तो कहते हैं, अच्छा इसके पहले मैं ये बता दूं कि जब ये दोनों घर छोड़कर बाहर आए थे, सिद्धार्थ और गोविंदा, तो एक साथ ही आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, पहले ये ब्राह्मणों के साथ रहे, उनके सब कल्चर्स को फॉलो किया, उनके ट्रेडिशन को फॉलो किया, उनके जो प्रोसेस होते हैं, सुबह सुबह प्रार्थनाएं पढ़ना, गंगा में स्नान करना, माला फेरना, वो सब किया। फिर आगे बढ़ गए, फिर समन्स के पास गए। समन्स होते हैं ना कुछ, अच्छा समन्स एक होते हैं कुछ, SAMANS, अच्छा होगा। तो उनके पास गए, जंगल में जो रहते हैं, जो सिखाते हैं कैसे कम से कम रिसोर्सेज में लाइफ को लीड करना है, कैसे अपनी बॉडी को बहुत शार्पन करना है, बहुत स्ट्रांग बनाना है, माइंड पे कैसे विक्ट्री हासिल करनी है ना, उनके पास गए। फिर उनसे भी आगे बढ़ गए। तीसरे पड़ाव पे सिद्धार्थ और गोविंदा मिलते हैं बुद्ध को। अच्छा, बुद्ध एक नगर में आए होते हैं, तो ये दोनों मिलते हैं और दोनों उनसे बात करते हैं। तो गोविंदा जो है वो बुद्ध के साथ ही रह जाता है। अच्छा, वो उनके अंडर आ जाता है, उनके टीचिंग्स को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि आज से मैं उनका डिसाइपल हूँ, वो जो कहेंगे वही करूंगा। पर सिद्धार्थ वहां, क्योंकि सिद्धार्थ का नेचर वही है कि टीचिंग्स को लेनी है और आगे बढ़ जाना है, तो बात करता है, डायलॉग है दोनों के बीच में काफी देर का, और फिर कह देता है, उनकी टीचिंग में एक लूप होल निकालता है। अच्छा, मैं बताऊंगा नहीं क्या लूप होल है, बहुत इंटरेस्टिंग किताब पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो सिद्धार्थ बुद्ध के टीचिंग में लूप होल निकालता है, पर वो लूप होल नहीं है, इसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना। जो उसको दिखता है, वो हमें जो भी दिखता है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग से दिखता है। तो बुद्ध हंसते हैं और कहते हैं कि जाओ जवान, आगे बढ़ो, अच्छा ढूंढो अपना रास्ता, है ना। तो आगे आ जाता है, ये बढ़ जाता है। तो जब ये दोनों मिलते हैं काफी सालों बाद, 20 सालों बाद, तो वो मॉन्क हो चुका होता है गोविंदा, और ये हो चुका होता है एक
फेरीमैन, एक बोट चलाने वाला, अच्छा। नाविक, अच्छा। एक नदी पे नाव से पार कराता है लोगों को इस पार से उस पार, है ना, मल्ला। मल्लाह टाइप, हाँ। मल्ला। तो जब वो आता है और पार करने के लिए, तो वो देखता है और पहचान जाता है, हाँ। कहता है कि सिद्धार्थ, तो फिर ये भी पहचान जाता है, हाँ। फिर दोनों में बातचीत होती है, तो कहता है, वो पूछता है, हैव यू रीच्ड निर्वाण। हाँ, गोविंदा पूछता है। हाँ। तो इसके चेहरे पे एक ऐसी स्माइल होती है, कामनेस होता है इसकी बातों में, इसके हर एक्ट में, तो उसको लगता है कि शायद इस पे कुछ तो आ गया है ना, ये नॉर्मल तो नहीं है, हम मेरे से तो अलग है। तो पूछता है कि व्हाट इज योर टीचिंग, तुम क्या बताओगे इतना अनुभवों के बाद जो भी तुमको हुआ। तो वहां वो कहता है कि मैं एक स्टोन को भी ब्रह्म समझता हूँ, एक इंसान को भी ब्रह्म समझता हूँ, एक साबुन के टुकड़े को भी ब्रह्म समझता हूँ, एक घास को भी ब्रह्म समझता हूँ। तो फिर ये पूछता है कि लेकिन बुद्ध तो कहते हैं कि ये सब मंडेन वर्ल्ड की चीजें हैं, इनसे तो खुद को आसक्त करना ही नहीं है, क्योंकि जहां इनसे आसक्त हुए प्रकृति में फंस के रह जाएंगे और ब्रह्म तक तो पहुंचने का फिर सवाल ही नहीं उठता है। तो सिद्धार्थ कहता है कि नहीं, ये समझ का तुम्हारे फेर है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो है बेसिक पूरे यूनिवर्स का वो तो एक ही है, पत्थर हो या इंसान हो, है ना, एक ही एटम से ही बना है, एटम से ही बना है सब 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 कुछ, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है, एक्सेप्शन ही नहीं है। तो कहता है कि एक पत्थर आज ही पत्थर है, ये पहले कभी एक इंसान रहा होगा, बाद में भी कभी एक इंसान बनेगा, देखा जाए घास बनेगा, पानी बनेगा, मिट्टी बनेगा, आम बनेगा, सब्जी बनेगा। तो मैं और इस पत्थर में मैं अंतर कैसे कर सकता हूँ, खुद में, तुम में, इस पत्थर में। समझाने के लिए मेरे दिमाग में, मैंने जब ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दिया जा सकता है कि दो टीवी ले, टेलीविजन, दोनों बंद है, एक को इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दे तो उसके स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले होगा, है ना, इमेजेस दिखेंगी, वो चालू रहेगा और ये वाला बंद ही दिखेगा। पर जैसे ही बिजली चली जाएगी दोनों वापस से सेम कंडीशन में आ जाएंगे। तो चलने के पहले भी सेम कंडीशन में थे, चलने के बाद भी सेम कंडीशन में है, बीच में थोड़ी देर के लिए जब इलेक्ट्रिसिटी मिल गई थी तो ये वाला चलने लगा था, है ना। तो कुछ कलेक्शन ऑफ एटम्स यहाँ है, कुछ कलेक्शन ऑफ एटम्स यहाँ है, कोई खास तरह का एक कंडीशन बना, सीक्वेंसिंग, हाँ, एक किसी खास तरह की सिमेट्री हुई या कुछ ऐसा सिचुएशन, कंडीशन आया कि इसमें लाइफ आ गई, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए और ये लाइफ, इसमें लाइफ दिखने लगी, और ये अभी भी डेड है, दिख रहा है डेड। पर जब इसमें से वापस से सब कुछ डिसऑर्डर हो जाएगा, एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, टाइम पे ये खत्म हो जाएगा, तो वापस सेम हो जाएंगे, सेम तल पे आ जाएंगे। अरे वाह, ये ना कमाल हो गया। ये जो तूने पूरा बताया हो गया, मतलब हाँ, तो ये इसी तरह से वो समझाते हैं कि स्टोन भी ब्रह्म ही है, अंडर एस्टिमेट मत करो। तो उसकी टीचिंग ये जो पूरा तूने मुझे भी बताया ना, अगर मैं हेलुसिनेट नहीं कर रहा हूँ तो मैं जो भी किताब पढ़ रहा हूँ ना, द शैडो लाइंस बाय अमिताभ घोष, उसमें लिटरली सेम है ये। अच्छा, तो उन्होंने हो सकता है इसे पढ़ के, टेलीविजन की बात है नहीं, शैडो लाइंस नहीं, टेलीविजन की नहीं, वो वाला, वो एटम्स वाला। अच्छा, कि किसमें भी जान थी, कभी नहीं होगी और कभी होगी। हाँ, पहले भी थी, शायद उसी किताब का पार्ट है। उस किताब में भी इससे पढ़ के ही उन्होंने शायद वहां पे उसके जैसा कुछ लिखा है। वैसे मैंने ये जो पहली बार इस तरह का पढ़ा था वो था शायद उनका क्या नाम है, क्वांटम मैकेनिक्स के साइंटिस्ट हैं जो बिल्लियों के लिए फेमस है, श्रोडिंगर की किताब है व्हाट इज लाइफ। अच्छा, बहुत पुरानी 1960-50 की किताब है। उसमें ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था। अच्छा, कि सब कुछ तो सेम, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो सेम ही है ना। तो अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कम है, फिर कि आप एक पत्थर को खुद से अलग समझ रहे हैं, कोई अलग नहीं है। थोड़े सालों के लिए आपको एक प्रिविलेज मिला हुआ है, कुछ कंडीशंस हैं आपके भीतर जो एक खास तरह से काम कर रही हैं, वो खत्म हो जाएंगी, आप भी वही पत्थर है अगले दिन। क्या बात है, तो सिमिलरिटीज ही हैं। तो वही कहता है कि बुद्ध और पत्थर सेम है, बराबर है। तो आज के लिए क्या, हाँ, तो आज के अच्छे थॉट के साथ खत्म करते हैं। ऑलमोस्ट 15 मिनट हमारा हो गया है ना। और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली, किसी कविता या गजल नज्म कुछ भी। हाँ, फिल्म भी कर सकते हैं वैसे हम। चलिए, हाँ, ठीक है, धन्यवाद।